गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उच्चतम और निम्नतम, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। पिछले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकली यह देख लिया था कि किसी फलन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से ज्योमेट्रिकली समझ गए थे। इस वीडियो में किसी फलन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई फलन दिया है एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। कहें कि अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है, पिछले वीडियो में जितना बताया है, उसके अनुसार इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो आप क्या करोगे, इसको कहोगे कि सर आपने तो ग्राफिकली ही बस समझाया है, तो आप इसके ग्राफ बनाने के चक्कर में लगे, और ग्राफ बनाने में अगर थोड़ी भी गलती हुई तो आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वह गलत निकल आएगा। तो इसी समस्या के निदान के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम अवकलज परीक्षण के बारे में। प्रथम अवकलज परीक्षण यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। आगे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण। तो प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा हम लोग किसी अवकलनीय फलन का ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने बता रखा है कि अगर फलन अवकलनीय ना हो, जैसे मोड एक्स है, इसका भी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका फलन अवकलनीय हो तो प्रथम अवकल परीक्षण द्वारा उसका कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला जाएगा उसको समझते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रथम अवकल परीक्षण क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। मान लेते हैं, माना y बराबर एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये अवकलनीय फलन के लिए बात हो रही है। तो मैं इसका अवकलज निकालूंगा तो वह dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और जो आएगा एफ डैश एक्स। अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं और कहूं कि आप चलो स्पर्श रेखा और अभिलंब वाले चैप्टर में, तो एफ डैश एक्स को हम लोग वहां पे स्पर्श रेखा की ढाल कहते थे। एफ डैश एक्स को क्या कहते थे? स्पर्श रेखा की ढाल कहते थे। चलिए तो इसको मैं यहाँ पे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते चलता हूं, और वहां से भी आपको इसका मीनिंग जो है क्लियर कराते चलूंगा, और यहाँ दोनों तरीके से देखते चलेंगे। एक्स डैश वाई डैश। देखिए ये जो y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, मान लेते हैं वह कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से वह आपका y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। y बराबर एफ एक्स एक फलन जो है इस तरह से उसका आलेख है। ठीक है, यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर में एफ डैश एक्स मतलब क्या है? अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो एफ डैश एक्स का मतलब है स्पर्श रेखा की ढाल। वह स्पर्श रेखा ऐसे 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 अलग अलग बिंदुओं पे, यानी कि इसके इस वक्र के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वो आपकी स्पर्श रेखा होगी। अब क्या करेंगे, आप करोगे क्या कि जो अवकलनीय फलन दिया होगा उसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, यानी उसका अवकलन निकालोगे, वहां से एफ डैश एक्स प्राप्त होगा। उसके बाद एफ डैश एक्स के बराबर में जीरो रखोगे, एफ डैश एक्स के बराबर में जीरो रखोगे। अच्छा, एफ डैश एक्स बराबर जीरो के बराबर करेंगे तो इसका अगर ज्योमेट्रिकली बात करें, यानी कि स्पर्श रेखा की ढाल जो है जीरो के बराबर है, तो कोई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा का ढाल जीरो के बराबर कब होता है? जब वह एक्स अक्ष के समांतर हो। तो एक्स अक्ष के समांतर देखो, यहां से जाने वाली स्पर्श रेखा हो सकती है, यहां से जाने वाली हो सकती है, और इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा हो सकती है ना जी। स्पर्श रेखा जो यहां से जाएगी वो एक्स अक्ष से समांतर होगी, यहां से जाएगी वो होगी, और यहां से जाएगी वो होगी। तो यहां इस बिंदु पर एफ डैश एक्स जीरो होगा, इस बिंदु पर एफ डैश एक्स जीरो होगा, इस बिंदु पर एफ डैश एक्स जीरो होगा। स्पर्श रेखा का ढाल यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा। तो यहां से एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखने पर, इसको सिंप्लीफाई करने पे मान लेते हैं एक्स का मान यहां से a1 a2 a3 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो मान प्राप्त होंगे ना, ये आपके क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। क्रांतिक बिंदु, इनको हम लोग क्रांतिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्रांतिक बिंदु, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? तो अंग्रेजी में इसका नाम हो जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट कह सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन्हीं क्रांतिक बिंदु, देखिए इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे,
तो यहाँ पे आपके 3 बिंदु मान लेते हैं कि 3 बिंदु है A1 A2 और यह है आपका A3। ठीक है, हमने क्या किया, dy बाई dx निकाला, dy बाई dx यानी स्पर्श रेखा का ढाल हुआ, स्पर्श रेखा के ढाल को 0 के बराबर किया यानी f डैश x बराबर 0 किया, वहां से 3 हमने बिंदुएं निकाली A1 A2 A3, और भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके क्वेश्चन में हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया कि हमने यह 3 बिंदु, इस तीनों बिंदुओं पे स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष के समांतर है। इसका अगर ऐसे ज्योमेट्रिकली देखो तो ये जो तीनों बिंदु मिले ये क्रांतिक बिंदु हुए, और इन क्रांतिक बिंदुओं पे अगर हम लोग ये मैक्सिमा और मिनिमा के हिसाब से देखें तो इन क्रांति बिंदुओं पे इस फलन का मान मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। आप देख लो इन बिंदुओं पर इस फलन का मान मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो किस बिंदु पर मैक्सिमम होगा और किस बिंदु पर मिनिमम होगा, इसके बारे में अब थोड़ा चर्चा करते हैं। ये तो हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है तब दिख रहा है कि A1 पे मैक्सिमम है, A3 पे मैक्सिमम है, A2 पे मिनिमम है, और ग्राफ नहीं बना है तब कैसे पता चलेगा कि इन बिंदुओं पे किस बिंदु पर वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस पर मिनिमम होगा, फंक्शन का वैल्यू किस पर मैक्सिमम होगा और किस पर मिनिमम होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लूंगा। ठीक है, चलिए ये संख्या रेखा हो गया। तो इस पे A1 A2 A3 मान लेते हैं इसमें कि A1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है A2, उससे बड़ा है A3। तो जाहिर सी बात है इस पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A1 को पहले लिखेंगे, A2 को बाद में लिखेंगे और A3 को सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये तीनों जो है क्रांतिक बिंदु है, इन क्रांतिक बिंदु पे फलन का मान महत्तम या निम्नतम हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यह किसके लिए होगा, तो यह हम लोग f डैश x के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर f डैश x की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना, जैसा कि मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में बता रखा था ना, तो f डैश x की चिन्ह योजना। अब थोड़ा समझो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हम लोग ग्राफिकली देखें, ध्यान रखना कि अगर यह फंक्शन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यहां देना होता, ठीक है। लेकिन यह फलन आपका कोई अवकलनीय फलन, कोई सिंपल सा फलन है, तो यह माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो तो उसका प्रांत के ऊपर डिपेंड करता है ना जी, उसका प्रांत, ये ग्राफ कहां से कहां तक गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर यह फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ कब देते, जब कोई वो अदर फंक्शन कुछ इस तरह का रहता तब। चलिए तो मैं इसी पॉइंट पे देखता हूं, मैं A1 के पहले मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ होगा, इसके बीच में कोई भी वैल्यू, इसके इधर कोई भी वैल्यू लेता हूं, यानी कि A1 के पहले और 0 के यहाँ बाद इधर कोई भी एक वैल्यू लो, तो यहाँ पर अगर f डैश x की बात करूं, f डैश x मतलब क्या, स्पर्श रेखा का ढाल। f डैश x का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा का ढाल से यहाँ मतलब है। तो यहाँ पर यह एक स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा है, यह एक स्पर्श रेखा है जो A1 से इसके 0 के बीच में है। इस बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं कि f डैश x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, समझ रहे ना। f डैश x क्या है, यहाँ पे 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। f डैश x क्या है, 0 से बड़ा दिख रहा है। अब कहोगे कि सर जी ये 0 से बड़ा कैसे दिख रहा है, अगर मैं इस स्पर्श रेखा को यहाँ पर लाऊं, देखो ऐसे अगर सीधे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कोण जो बनेगा, कोण 90 से छोटा बढ़ेगा, और 90 से छोटा बनेगा, अगर आप tan 90 से छोटा यहाँ कोई कोण रखते हो तो वह 0 से बड़ा ही ना होगा जी। तो यहाँ tan, यहाँ अगर एंगल इसको आगे तक प्रोड्यूस करे स्पर्श रेखा, तो एक्स के साथ झुकाव 90 से छोटा होगा इसका, और 90 से जब छोटा झुकाव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा f डैश x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलो, यानी कि A1 से A2 के बीच में किसी बिंदु पे चलो, A1 से A2 के बीच में किसी बिंदु पे चलो, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा, इस स्पर्श रेखा का ढाल यानी कि f डैश x जो होगा वह 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा। कैसे 0 से छोटा होगा, अगर आप इसको आगे तक प्रोड्यूस करो यहाँ तक, तो यहाँ जो कोण बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ आगे तक प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वह 90 से अधिक होगा। 90 से अधिक होने का मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब कि tan में जब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि f डैश x का मान 0 से छोटा हो जाएगा। आप जानते हो ना tan थीटा भी आपका क्या निकलता है, tan थीटा से स्पर्श रेखा का ढाल ही निकलता है, और f डैश x भी स्पर्श रेखा के ढाल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं,
कि a1 के पहले और 0 के बाद इसके बीच में यहाँ पर इसका मान 0 से बड़ा हो रहा है, f डैश एक्स 0 से बड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे आगे तक प्रोड्यूस करूं तो यहाँ जो कोण बनेगा वह 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और tan 90 से अगर छोटा कोई रखते हैं दैट मीन्स वहां पे धनात्मक होगा f डैश एक्स। f डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और यहाँ a1 से a2 के बीच में f डैश एक्स जो होगा 0 से छोटा होगा। फिर उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कहूं, इस यहाँ कोई बिंदु ले लो, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल यानी कि f डैश एक्स जो होगा 0 से छोटा होगा। देख लो a1 से a2 के बीच में यहाँ 0 से छोटा ही ना हो रहा है जी, 0 से छोटा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ कोण 90 से बड़ा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब ये निगेटिव हो गया, f डैश एक्स 0 से छोटा होगा यानी निगेटिव होगा। चलिए उसी तरह से यहाँ पे a2 से a3 के बीच में अगर बात करें तो यहाँ जो स्पर्श रेखा होगी, यहाँ कुछ स्पर्श रेखा ऐसी होगी, स्पर्श रेखा ऐसी होगी ना, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। यह स्पर्श रेखा अगर मैं इसको आगे तक प्रोड्यूस करूं तो x अक्ष के साथ 0 से 90 के बीच का कोण बनाएगी, यानी कि यहाँ पे f डैश एक्स जो होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ ये चारों कंडीशन आपको समझ में आ गए। f डैश एक्स कैसे 0 से बड़ा हो रहा है, कैसे 0 से कम हो रहा है, कैसे 0 से बड़ा हो रहा है, 0 से कम कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके बीच में यहाँ पे f डैश एक्स जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, a1 से a2 के बीच में निगेटिव हो रहा है, a2 से a3 के बीच में, a2 से a3 के बीच में क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर मैं f डैश एक्स की बात करूं, f डैश एक्स की बात करूं तो यहाँ पे f डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। देख लो a2 से a3 के बीच में अगर इसको आगे तक ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ कोण जो बनेगा 0 से 90 के बीच में बनेगा, जो कि धनात्मक हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर किसी कोई बिंदु ले लो और इसके बीच कोई स्पर्श रेखा खींचू इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बिंदु मान लो, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचू इस तरह से, तो यह स्पर्श रेखा आगे जाएगी और x अक्ष के साथ 90 से बड़ा कोण बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि f डैश एक्स जो होगा यहाँ से 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, यानी कि a3 से इसके इधर जो भी है माइनस का हो जा रहा है। ठीक है, माइनस का हो जा रहा है। तो अब यहां से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। यहां देखिए f डैश एक्स का मान पॉजिटिव से निगेटिव जब हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो वहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, और जब निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, देख लो निगेटिव से, देख रहे हैं ना, a1 पर मैक्सिमम है, a1 पर मैक्सिमम है, a2 पर मिनिमम है, देख रहे हैं, a3 पे फिर मैक्सिमम है। मैक्सिमम किस पे है, इस पर आपका मैक्सिमम है, a3 पर आपका मैक्सिमम है, ग्राफ में देख रहे हैं, और a2 पर आपका मिनिमम हो रहा है। तो हमने यहां से क्या निष्कर्ष निकाला कि यदि f डैश एक्स का चिन्ह किसी क्रांतिक बिंदु पर, किसी क्रांतिक बिंदु के लिए ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए, अब यहाँ पे क्रांतिक बिंदु कौन है, यहाँ a1 a2 a3 ये सब क्रांतिक बिंदु, या यूं क्रांतिक बिंदु ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि f डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहा हो तो यह जो बिंदु होगा, जो क्रांतिक बिंदु होगा, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते थे कि f डैश एक्स का चिन्ह अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा हो तो उस बिंदु को किस बिंदु को, इस बिंदु a1 को, तो क्रांतिक बिंदु जो ये आपका a1 है, यह क्या कहलाएगा, महत्तम बिंदु, ये क्या कहलाएगा, महत्तम बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या a1 क्या है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसी तरह से आपका a3 भी जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है, a3 भी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि अगर धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है, f डैश एक्स का चिन्ह
पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है, देख रहा है ना, जीरो से बड़ा है, यहाँ जीरो से छोटा है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। ये दोनों पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, A1 और A3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और यहां से अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा, तो यहां से फंक्शन में यह बिंदु रख देंगे, फंक्शन एफ एक्स जो फंक्शन दिया है उसमें यह बिंदु यानी A1 रखेंगे। उसी तरह से FA3, FA1 और FA3 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी फंक्शन जो बिंदु आएंगी उस बिंदु को दिए हुए फंक्शन में रखने पर जो वैल्यू आएगा वो आपके मैक्सिमम वैल्यू कहलाएंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन है, तो यह एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, क्योंकि इस पर इस फंक्शन का मान सबसे अधिक हो रहा है। ठीक है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन है, यह है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि यदि f डैश एक्स का चिन्ह, f डैश एक्स का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो यह बिंदु जो होगा, या जो बिंदु A2 हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे, न्यूनतम बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, मिनिमम वैल्यू तो इसी A2 को जो पॉइंट आया है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है, इसको दिए हुए फंक्शन में रखेंगे, यानी FA2 जो आएगा वो आपका मिनिमम वैल्यू होगा। तो हमने क्या देखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि पहले दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, वहां से f डैश एक्स बराबर 0 रखो, वहां से हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे, उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को एक उसके लिए एक चिन्ह खींच के उसको दर्शा दो, और वहां पे चेक करो कि f डैश एक्स का जो चिन्ह हो रहा है कहां पे पॉजिटिव हो रहा है, कहां पे निगेटिव हो रहा है, कहां पॉजिटिव हो रहा है, कहां पे निगेटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है तो वहां पर पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, तो वो पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और उस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वह मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और जहां निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है वहां जो पॉइंट होगा वह पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और उससे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। हाँ, और एक और चीज याद रखेंगे कि यदि ये नोट में लिख लेंगे, नोट में हमेशा याद रखेंगे, बड़े वाले नोट में लिखना कि यदि f डैश एक्स का चिन्ह अपरिवर्तित रहे तो वह बिंदु किसी बिंदु पर अपरिवर्तित हो रहे, मतलब कि पॉजिटिव से पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव से निगेटिव हो जाए। यहाँ चेंज हो रहा है ना जी, अगर ना कोई भी चेंज ना आए, यानी कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव टू निगेटिव हो जाए, कोई चेंज ना आए, तो वह बिंदु जो होता है नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, यानी कि नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, जिस बिंदु पर f डैश एक्स का चिन्ह ना तो पॉजिटिव से निगेटिव हो ना ही निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव टू निगेटिव हो जाए चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव हो जाए, कोई चेंज नहीं आए, है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव से निगेटिव हो जाए, तो उस बिंदु को हम लोग नति परिवर्तन बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां से आपको ज्योमेट्रिकली भी पता चल गया कि यह रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, और इसका कंसेप्ट क्या है, वह कंसेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम अवकलज परीक्षण में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल लेके इसको अप्लाई करते हैं, और उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, और उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने रूल तो समझ लिया, अब इस पे एक एग्जाम्पल हो जाए तो क्या बात रह जाएगी। चलिए, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं।
एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर में 2x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर प्लस में 36x और प्लस में 11। ठीक है, यह फंक्शन दिया है, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो चलिए पहले इसे क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया है, पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे f डैश x क्या निकलेगा, f डैश x तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 6x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 36। यहाँ से 6 कॉमन कर सकते हैं ना, 6 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो इसका फैक्टर कर लोगे, इसका फैक्टर तो आ जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही ना होगा जी। चलिए इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि f डैश x के बराबर में 0 रखेंगे ताकि हमें एक्सट्रीम पॉइंट निकाल सकें। 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बराबर में 0, ये तो 0 हो जाएगा, x का 2 मान हो जाएगा, एक 2 प्राप्त हो जाएगा, एक 3 प्राप्त हो जाएगा। अब इनको संख्या रेखा लेकर हम लोग दर्शाएंगे, इसके चिन्ह योजना के बारे में देखेंगे, है ना जी। मैंने बता रखा है, जैसे आपको रूल पता है ना उसी के आधार पे मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ। ये आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो देना नहीं है क्योंकि हमारे पास ये बिंदु ये पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ, तो ये तो है, ये परिभाषित है, ये आपका इन्फिनिटी तक परिभाषित है, चाहो तो इसमें दे सकते हो। आप देख लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की हर एक मान पर यह परिभाषित फलन है। ठीक है, तो इसलिए यहां दे सकते हैं 2 और 3, दो को हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। जाहिर सी बात है 2 यहां लिखेंगे 3 यहां लिखेंगे क्योंकि बड़ा है 3 और 2 छोटा है। चलिए अब इसके बाद यहां लिखेंगे एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना। चलिए इसको समझिए, इसके बीच में अगर कोई वैल्यू लेना चाहे तो जैसे मान लो इसके बीच में एक 0 है, 0 है ना जी इसके बीच में, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 में से 2 घटेगा माइनस का 2 आ जाएगा, 0 में से 3 घटेगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस का 2 माइनस का 3 इंटू होगा तो आपका प्लस में आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 भी है, था 2.5 है, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 बच जाएगा, और यहाँ 2.5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1/2, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में आपका निगेटिव आएगा। 2 और 3 के बीच में अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेके यहाँ रखते हैं तो एफ डैश एक्स माइनस का हो जा रहा है, समझ रहे ना बात को। अगर मैं 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू लूँ, इसके बीच में 4 है ना जी, 4 रख दो, 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस का, 4 में से 1 जाएगा 1 प्लस का, तो प्लस 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 में ही है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ निगेटिव हो रहा है और यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो रहा है। हम लोग यही ना देख रहे हैं जी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। x बराबर जो 2 बड़ा है, x बराबर 2 है, x बराबर 2 पर अगर इस पॉइंट पर बात करें तो f डैश x का मान पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यह पॉइंट x बराबर 2 जो है क्या है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, यह जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दिए हुए फंक्शन में हमें यह 2 रख देना होगा। ठीक है, यानी कि f2 जो होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो दिए हुए फंक्शन में रख देते हैं f। तो आपका फंक्शन ऊपर जो था fx बराबर में क्या था, fx बराबर में दिया है आपके पास ऊपर, ये नोट कर लेते हैं ताकि रखने में आसानी हो, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 2x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर और प्लस में 36x और प्लस में 11। चलिए अब यहां से आसानी से रख सकते हैं, 2x के जगह पे रख देंगे 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 गुना 2 प्लस में 11, 2 का क्यूब 8 8 दूना 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 15 चौका 60 36 दूना 72 और प्लस में 11। चलिए जोड़ के इनको घटा दो, इन तीनों को जोड़ो और 60 को घटा दो, तो देखो ना इसमें से इसको घटा देंगे ऐसे तो 12 आ जाएगा ना, और 12 और 16 28 और 28 और 11 39 हो जाएगा 39। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। चलिए सेकंड वाली बात कर लेते हैं, x बराबर 3 पर निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, x बराबर 3 पर
एफ डैश एक्स का मान निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। मैंने ये सारा चीज आपको समझा दिया है, ठीक है। आप ये नहीं सुना कि सर प्लस से माइनस हो रहा है तो महत्तम कैसे होगा, मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया था, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो ये नहीं सोचा कि प्लस में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ से आपको ध्यान देना होगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, देयरफॉर x बराबर 3 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यह 3 उस फंक्शन में रख देंगे, यानी f3 जो होगा मिनिमम वैल्यू इसमें रखेंगे। 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 36 गुना 3 और प्लस में 11। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 का क्यूब 27, 27 में 2 से गुना करेंगे आपका 54 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 15 नवा 100 कितना आ जाएगा 35 प्लस 6 18 8 3 9 10 108 और प्लस में 11। इन तीनों को जोड़ देते हैं और उसमें से इसको घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वह 38 हो जाएगा। समझ में आया? तो मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इतना मुश्किल है। हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, वहां से हम एफ डैश एक्स के बराबर में 0 रखे उसको फैक्टराइज करके 2 पॉइंट जितने भी हो 2 3 4 जो भी है वो एक्सट्रीम पॉइंट निकल जाएंगे। उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को संख्या रेखा लेके दर्शा देना है। वहाँ एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना देख लेनी है। अगर चिन्ह योजना में पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और जहां निगेटिव से पॉजिटिव होगा वह पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और उस बिंदु पर जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वह पॉइंट ऑफ वो जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जिस बिंदु पे न्यूनतम हो रहा है यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा को अगर उसमें रखा जाएगा तो वहां से मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन में तो चल लोगे बना लोगे, लेकिन अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बाकी है। उसके लिए भैया अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।